हेलो। हेलो जी आप बोल। ये आपके बच्चे हिंदी ज्यादा समझते हैं अच्छी या अंग्रेजी? नहीं, हिंदी ही समझते हैं, अंग्रेजी तो बहुत बुरी समझते हैं। अच्छा 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 अच्छा। ऐसा है नौजवान विद्यार्थियों, आप लोगों को नमस्कार। तो गिरीश तिवारी जी ने आपके साथ बातचीत करने के लिए हमें आमंत्रित किया है और विषय बताया है कि आज की परिस्थिति में भगत सिंह के विचारों की सार्थकता। तो ये भी है कि आजकल आप सब लोग काफी अधिक नेटसरी हो, बहुत ज्यादा कुछ चीजें आप नेट पे भी देखते हो, इंटरनेट पे भी देखते हो, और अच्छी बात है जितना टेक्निकल ज्ञान आपको ज्यादा होगा तो उससे आपका कुछ लाभ ही है। लेकिन जो चीज सोचने वाली है वो ये है कि पहले जब इंटरनेट नहीं था और ये सारी चीजें आपको किताबों या पत्रिकाओं के माध्यम से ज्ञान हासिल होता है, उसमें भी ये समस्याएं थी और आज भी कि पुस्तकों में एक ही विषय से आपको 10 पुस्तकें मिलती हैं और उन 10 पुस्तकों में कौन सी पुस्तक में सही बात लिखी है, कौन सी पुस्तक में गलत बात लिखी है, इसकी पहचान करने उस वक्त भी मुश्किल होती थी। और आज जब इंटरनेट पे तो अपार संसार पड़ा हुआ है, ढेरों ढेर चीजें जो है उसमें पोर्नोग्राफी से लेके साइंटिफिक नॉलेज तक सब कुछ पड़ा है और उसमें आप जब चकित विभ्रम होकर उस सब में जब जाते हो दुनिया में तो आपको समझ नहीं आता कि क्या अपनाएं और क्या छोड़ें, क्या सही और क्या गलत। तो इसलिए पहली चीज जो सीखने की है वो पुस्तकों के बारे में हो या इंटरनेट पे जो कुछ स्क्रीन पे आपको दिखता है उसके बारे में, कि हर चीज को जिसको कहते हैं कि किसी न किसी कसौटी से परख कर स्वीकार करना। आंख मुंह के कोई भी चीज मान लें, आपको जो विज्ञापन की दुनिया है, विज्ञापन की दुनिया आपको यही सिखाती है कि आप जो है आंख मुंह के सब कुछ मान लो। वो जो आपको सपने दिलाते हैं, वो जो आपको झूठ बताते हैं सब कुछ कि हमारे प्रोडक्ट में ये है, हमारे प्रोडक्ट में वो है, और आप जो है पागलों की तरह मंडी का शिकार हो जाते हो और उसमें दिखता है जो आपको विज्ञापन में बताया जाता है वो सब खरीदना शुरू कर देते हो, फैशन पर शिकार हो जाते हो। तो पहली चीज सीखने की ये है कि हर चीज को पहले परखो फिर स्वीकार करो और ना भी अच्छी बात ही करो। मैंने स्वीकार और अस्वीकार दोनों बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि आलोचनात्मक नजरिया अपनाना जिंदगी में हर चीज में बेहद जरूरी है। आपको शायद घरों में बचपन में माता पिता, बड़े बहन भाई, स्कूलों के टीचर ये सब सिखाते हैं, बड़े बड़े पाँव छूना चाहिए, बहुत सी आम बातें आंख मुंह से मांगने चाहिए, जो कहते वैसे करना चाहिए। तो वो सब गलत विचार, उन विचारों को ऐसे आंख मुंह के उनको भी नहीं मानना चाहिए। वो जरूरी नहीं कि आपके माता पिता सही, जरूरी नहीं कि आपके बड़े भाई पड़ोसी जो आपको बोल रहे हैं सब सही, गलत भी हो सकता है। और यहाँ तक कि आपके जो अध्यापक बताते हैं वो भी जरूरी नहीं कि सही, वो भी गलत हो सकता है। क्योंकि हर आदमी के विचार शुरू में ही कुछ न कुछ पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होते हैं और ज्ञान का हासिल बिना पूर्वाग्रह से मुक्त किए हुए नहीं हो सकता। धर्म जैसे सबसे एक विषय है कि सबसे बड़ी अंधी गली और सबको धर्म की अंधी गली में सब लोग धकेल देते, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म के हो, सबसे पहले बच्चों को धर्म की अंधी गली में धकेल दिया जाता है कि आंख मुंह के सब कुछ मान लो, आंख मुंह के सब कुछ स्वीकार कर लो। वो मैंने यहाँ तक के कोई शिव का दूसरा दिखा है और शिव का वीर्य खत्म हो गया है और अगर कोरोना मील की दूरी पर जाके वो किसी घर में गिर गया है, ये सब मूर्तापूर्ण प्रभाव धर्म ग्रंथों में जो धर्मगुरु और आचाराम बापू जैसे ये सब जो बहुत अपराधी किस्म के लोग, वो आप लोगों को मैंने या पूरी दुनिया को
वो किसी भी धर्म में हो, वो मूर्ख रहने का काम करते हैं। इससे सबसे पहली जरूरत है मुक्त होने की, और इन सबके लिए आपको जरूरी है, मेरी बात आपको बहुत चुभने वाली लगेगा, मेरी बातों से आपको कष्ट भी होगा कई लोगों को, क्योंकि आपके मैं माता पिता के बड़े लोगों के बारे में कह रहा हूँ कि उनकी बात नहीं माननी चाहिए, मैं कह रहा हूँ मेरी बात भी नहीं माननी चाहिए। आपको वो मानना चाहिए जो आपकी बुद्धि की कसौटी पे खड़ा होते, और बुद्धि की कसौटी पे खड़ा उतरने की बात सबसे पहले आपको हिंदुस्तान में दुनिया भर में लोगों ने सिखाई है। विज्ञान पर यही कहता है, वैज्ञानिक नजरिया जब कहा जाता है तो यही कहा जाता है कि हर चीज को परख कर समझो जानो। और भगत सिंह में अगर आपको अपने पूर्वजों की परंपरा पर श्रद्धा है या विश्वास है, और अगर आप युवाओं में भगत सिंह के प्रति एक विशेष आकर्षण है, अगर आप समझते हो कि आपके युवा दिलों के सुधार हैं, वो आपके युवा दिलों में राज्य करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि भगत सिंह का भी जो चीज आपको फिल्मों में, मीडिया में, विज्ञापनों में बना के दिया है, वो एक गलत समझ है। तो आपको वही शायद पता है भगत सिंह का कि वो तो बम चलाते थे, पिस्तौल चलाते थे, ऊँट वाले थे, अंग्रेजों की अकल निकालते हुए उसने ऐसे कर दिया। ये सब चीजें एक गलत करता है। उनमें बहुत सब चीजें थी, बहुत वीर थे, बहुत अंग्रेजों के लिए लाभ में काम भी किया, लेकिन जिस तरीके से बताया जाता है उस तरीके से वो जो भी किया उन्होंने ज्ञान के माध्यम से किया, तर्क के माध्यम से किया, साइंटिफिक नजरिए के माध्यम से किया। वही जो बातें मैं आपको बोल रहा हूँ या धर्म के बारे में बोल रहा हूँ, किसी के बारे में बोल रहा हूँ, तो मेरी बात आप ध्यान मानिए। भगत सिंह का लेख पढ़िए, वाई आई एम एन एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये आपके लिए एक शिक्षा का सबसे अहम पहलू है। बिना इसको जाने आप जो है आपके मस्तिष्क के कपाट जो है वो खुले नहीं सकते, वो आपके मस्तिष्क पर धर्म में बंद कर देती है। धर्म जो है वो सबकी बुद्धि का नाश करने वाला है। तो भगत सिंह आपको ये बताएंगे कि वो 19 साल की उम्र में नास्तिक क्यों हुए और नास्तिक कैसे हुए। मैंने वो तो एक ऐसे परिवार में पैदा हुए थे जो सिख परिवार था, लेकिन साथ ही साथ उनके परिवार के लोग आर्य समाज को मानते थे। उनके दादा घर में आर्य समाज का हवन करते थे, सिख होते हुए भी, जो परस्पर विरोधी बात है। वो सिखों और आर्य समाजों का बहुत क्लैश रहता, लेकिन वो सिख भी थे, आर्य समाजी भी थे। उनके बाकी परिवार के लोग भी धार्मिक थे, लेकिन भगत सिंह ने छोटी सी उम्र से 12-13-14 साल की उम्र से विचार करना शुरू किया, अध्ययन करना शुरू किया, दुनिया भर की चीजों में पढ़ी और ज्ञान विज्ञान हासिल करके उन्होंने अपने किसी लेख में लिखा है क्यों कि मैं 1926 तक आते आते नास्तिक हो गया था, सारा धर्म पे मेरा विश्वास खत्म हो गया। मुझे पता चल गया था कि धर्म के नाम पे जो भी होता है वो दुनिया में विकंडा होता है, दंगे स्टार होते हैं, कत्लेआम होते हैं। आज बताइए दुनिया में धर्म के नाम पे क्या नहीं हो रहा, आपके मुजफ्फरनगर में क्या हो रहा, आपके शिवा सुनियों का क्या हाल हो रहा है। वो कत्लेआम कभी रात में होता है, कभी कहीं होता है, कभी कहीं होता है। और वो पाकिस्तान में क्या हो रहा है, मैंने एक धर्म के अंदर भी, एक ही धर्म के अंदर एक फिरके के लोग दूसरे लोगों को बर्दाश्त नहीं करते। तो पाकिस्तान में अहमदियों का कल्याण हो, अब वो दूसरे शियाओं के ऊपर अत्याचार होता है, वो तो दूसरी जगह सब मुल्कों में ये हो रहा है। और हिंदुत्ववादियों में तो ये सब है, हिंदुत्ववादी है राम के नाम पे कल्याण में कहते हैं, वो बाबरी मस्जिद गिराई और उसके बाद तो पूरे देश में आग लगा दी हिंदुत्ववादियों में। तो ये हम बुद्धों को, बौद्धिस्टों को समझते हैं बड़े अहिंसा प्रेमी है, बड़े बहुत भूखी अपने सिद्धांत अहिंसा के हैं, लेकिन बर्मा में क्या हो रहा है, श्रीलंका में क्या हो रहा है, जो बुद्धिस्ट लोग थे उन्होंने बर्मा में मुसलमानों को मार रहे हैं, वहां पे श्रीलंका में जो तमिल भाषी लोग थे उनके ऊपर उनके अत्याचार हुए हैं। तो ईसाइयों का हाल भी यही है। ईसाइयों को दुनिया के बड़ के देशों में पूरे मध्य काल में जितने कत्लेआम ईसाइयों ने एक दूसरे के किए, प्रोटेस्टेंटों ने और रोमन कैथोलिक ने, तमाम लोगों ने, लाखों इतने लोग दुनिया में
युद्धों में नहीं मरे, जितने धार्मिक फसादों में मरे, जितने धर्म के नाम पे कत्लेआम में मरे। तो इसलिए आज हिंदुस्तान की जो हालत है 1924 में कोहाट में लगे हुए, जो आज के पाकिस्तान के पूर्वाधिकार में है, बड़े भयंकर लगे हुए थे, पूरे हिंदुस्तान में सब लगे हुए थे। उस वक्त भगत सिंह ने एक लिखा, धर्मवाद प्रसार और उसका इलाज। ये जो धर्म के नाम पे जो दंगे होते हैं, वो उसके कोहाट के जन्मों का जिक्र करके इसने कहा कि इसका क्या इलाज किया जाए। तो उन्होंने कहा ये धर्मों ने हिंदुस्तान का बेड़ा तरक करता है, और इन धर्मों से जब तक मुक्ति नहीं होगी तब तक इस देश की मुक्ति नहीं होगी और देश को आजादी भी नहीं मिलेगी। और उस वक्त उन्होंने कहा कि धर्म का मामला ऐसा है कि ये आदमी के व्यक्तिगत जीवन का मामला है। आप अपने घर के अंदर बैठ के वो किसी भी धर्म को मानिए या ना मानिए, किसी की तरह की पूजा कीजिए, जैसे भी कीजिए, वो कहते हैं जब तक धर्म घर के अंदर है, आपके मन के अंदर है, तब तक ठीक है। जब तक वो बाहर आके जिंदा साथ नहीं करवाता। उन्होंने उदाहरण दिए हैं कि ऐसे ऐसे मामले होते हैं कि मान लीजिए ये हिंदू धर्म मानने वाले लोग हैं, वो उनको कोई अपनी दुर्गा पूजा जैसे आजकल चल रही है या कुछ करना है, और उसके बाद से वो कहते हैं हम तो जुलूस निकालेंगे, प्रदर्शन निकालेंगे मूर्ति का, और उसके बाद चलो निकालो, लेकिन उसके बाद से पूरे उनके ब्लेड करके तो वो स्पीकर छोड़ते हैं, बच्चों की पढ़ाई का नाश करते हैं, बीमारों को मारते हैं जो इलाज नहीं हो सकता, उनको उनके स्पीकरों की आवाज से भयंकर नुकसान होता है। आप लोग पढ़ने वाले हो, आप लोगों की सारी पढ़ाई का नुकसान करते हैं, और उसके बाद में ऊपर से कहेंगे कि हम उसको मस्जिद के सामने से लेके जाएंगे, और मुसलमान कहते हैं कि ये हमारे धर्म के खिलाफ है कि हमारे मस्जिद के सामने से कोई शोर निकाल इस तरह से निकले, और उससे क्या होता है कि खिलाफ पैदा हो जाता है और हिंदू और मुसलमान दोनों एक दूसरे के खिलाफ तलवारें खींच लेते हैं। तो भगत सिंह ने कहा था कि ऐसे सारे प्रदर्शनों के पाबंदी लगनी चाहिए। मैंने आप अपना धर्म अपने घर के अंदर मानिए, और मुसलमान रहिए, हिंदू रहिए, ईसाई रहिए, सिख रहिए, जो मर्जी रहिए, लेकिन दूसरों की जिंदगी में धर्म के नाम पर दखल देने का आपको कोई हक नहीं। तो इसलिए उन्होंने उस वक्त 2-3 लेख लिखे, एक ये धर्मवाद शहर और उनका इलाज लिखा। फिर उन्होंने ये भी लिखा, मजहब और हमारी आजादी की जंग, कि ये धर्म का मामला और हमारी आजादी की जंग से ये भगत सिंह ने जो चीजें 1928 में लिखी, ये लेख उन्होंने 1927 और 1928 में लिखे, आज जो है 85 साल बाद उनकी सच्चाई सामने आ रही है कि वो आजादी की लड़ाई वो मजहब से अलग करके नहीं लड़ी गई, इसलिए देश का विभाजन भी है, टुकड़े हुए, इस्लाम के नाम पे या उसके नाम पे अलग देश बन गया पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान भी एक नहीं रह सका। बाद में पता चल गया कि धर्म के नाम पे कुछ देश नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो फर्क थे, जो ज्योग्राफिकल दूरी थी, जो कल्चरल दूरियां थी, वो बिल्कुल अलग तरह की उनकी भाषा थी। भाषा अपने आप में एक मुख्य बात बन जाती है, और उसके बाद से वो इस्लाम के नाम पे एक अलग देश बना के भी वो नहीं रह सके, वो भाषा के नाम पे, संस्कृति के नाम पे बांग्लादेश अलग हो। तो इसलिए ये चीज सामाजिक जिंदगी में धर्म तो घरों को अंदर रहना चाहिए, घरों के बाहर नहीं निकलना चाहिए। घरों के बाहर जो है वो एक कल्चर है। हम लोग हिंदू और मुसलमान मिलकर दिवाली मनाते हैं, ईद मनाते हैं, मैंने क्रिसमस मनाते हैं, सारे त्योहार लोग मिलकर खुशी मनाते हैं। वो एक कल्चरल फॉर्म है, वो एक धार्मिक फॉर्म नहीं है। धार्मिक फॉर्म घर के अंदर है। जब आपको घर के अंदर मंदिर बनाते हो, पूजा करते हो, बस किसी को दिक्कत नहीं होती। तो ये भी कहा भगत सिंह ने कि अगर सारे धर्मों की एक जो अच्छी बातें है वो सारे, मान लो अगर सारे धर्म ये कहते हैं कि आदमी को सच बोलना चाहिए, आदमी को ईमानदार होना चाहिए, आदमी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, आदमी को धोखा नहीं देना चाहिए, तो ऐसी बातों से किसी को क्या विरोध हो सकता है? ऐसी विरोध, ऐसी बातें तो सब में बराबर होके होनी चाहिए। तो इस तरह की चीजें अगर लोग धर्म में करते हैं तो करें, इससे कोई धर्म का कोई दुनिया का कोई नुकसान नहीं है, समाज का कोई नुकसान नहीं। लेकिन जब कोई धर्म वाला ये कहता है मेरा धर्म सबसे अच्छा है, दूसरा धर्म गंदा है, दूसरा धर्म छोटा है, दूसरे धर्म में ये बुराइयां हैं, मेरे धर्म में इस्लाम है, तो उन्होंने कहा ये ऐसा धर्म जो है वो समाज का नाश करने वाला है, ऐसे धर्म की कोई जरूरत नहीं। तो इसलिए ये तो स्वामी विवेकानंद भी कहते थे, मैंने वक्त वो ठीक है, मैंने सारे धर्मों की अच्छी अच्छी बातें करिए। अभी दुनिया में जिस बात को लेके दुनिया भर में स्वामी विवेकानंद प्रसिद्ध हुए
वो 1893 में उनका अमेरिका के शिकागो शहर में सर्व धर्मों की एक सभा इंटरफेथ आज भी है, वो उतने साल से चल रही है। उसमें पहली बार किसी भारत के हिंदू ने जाके एक भाषण दिया, उसके बाद से दुनिया भर में मशहूर हो गए। आज उसी इंटरफेथ उसी सोसाइटी में जिसमें स्वामी विवेकानंद का भाषण हुआ था, जिससे वो दुनिया भर में मशहूर हुए थे, आज उस सभा ने ये जो हिंदुत्ववादी हैं वहाँ के आरएसएस के लोग, विश्व परिषद के लोग और वो ये बाबा रामदेव जैसे लोग वहाँ उनको इजाजत नहीं दी कि विवेकानंद के आप स्मृति में यहाँ सभा करो। उन्होंने कहा हमारी जो सभा है वो विवेकानंद के शिकारिया थे, विवेकानंद का साथ लेके धंधे फैलाने वाले लोग शिकारिया नहीं। तो इसलिए अभी ये 10 दिन की बात अमेरिका में ये हो के आता है, उन लोगों ने उनको इजाजत नहीं दी। उन्होंने कहा आप हमारे लिखवार में आप नहीं आ सकते, आप हिंदुस्तान दंगे फैलाते हो, आप हिंदुस्तान में कब्जा करवाते हो और आपको विवेकानंद के नाम पे धब्बे लगाते हो, उनको बदनाम करते हो। ऐसे आदमी को हम लोग अपने नहीं बोलना चाहिए। तो वो देखिए ये इनकी हकीकत है। और ये जो सामाजिक लालन है उसे दुनिया भर में सबसे ज्यादा मुसलमानों को भी करवाया। वो कितने कल्याण आजकल आतंकवाद के नाम पे पाकिस्तान में होते हैं। पाकिस्तान में 40,000 से ज्यादा लोग, 50,000 से ज्यादा लोग, तो खुद पाकिस्तान की सरकार कहती है हम तो आतंकवाद का इतनी बुरी तरह शिकार है, अफगानिस्तान बुरी तरह शिकार है। मैं दुनिया भर में सबसे दैनिक मुल्क अफगानिस्तान, जहाँ पे धर्म के नाम पे इतने गहरे हालात होते हैं। तो ये सारी चीजें आप नौजवानों को समझनी चाहिए कि जो जिस धर्म के नाम पे दुनिया भर में कल्याण होता है उसको सबसे पहले धरती ने रिजेक्ट किया और ये कहा था कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, और ये कहा था कि सांप्रदायिक दंगे को, सांप्रदायिक दलों को सबसे ज्यादा समाज से बाहर करने चाहिए। और इसके मदद के नाम पे जो जिन्होंने आजादी की जंग लड़ी है उन लोगों ने कुछ नहीं किया। मदद के नाम वाले जो लोग थे, ये हिंदुत्ववादी थे और इस्लामिस्ट थे, ये सब के सब अंग्रेजों के चाटुकार थे, उनसे मिले हुए थे। आजादी की जंग इन लोगों ने बिल्कुल नहीं लड़ी। आजादी की जंग कांग्रेस ने थोड़ी बहुत जरूर लड़ी, लेकिन क्रांतिकारियों ने सबसे ज्यादा लड़ी। भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, तमाम लोग आपके आजमगढ़ के यूपी में काकोड़े रेलवे कांड हुआ। रामप्रसाद बिस्मिल और शाहपुल्ला का उदाहरण देखिए कि रामप्रसाद बिस्मिल ने फांसी के 3 दिन पहले ये लिखा कि अशफाक मैं कट्टर आर्य समाजी हूँ और अशफाकुल्ला कट्टर मुसलमान है, लेकिन वो मेरा दाया हाथ है। अगर हम लोग आपस में इतने भाई भाई के रहते हैं, अशफाकुल्ला ने भी अपने आगे पत्र में लिखा, तो ये देश की परंपरा हिंदू मुसलमान प्रेम की परंपरा है, सब लोग साथ रहते हैं। और रामप्रसाद बिस्मिल की तरह और अशफाकुल्ला की तरह क्रांतिकारी एक दूसरे के खून से खून मिले हुए, और ये सब लोग रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला के दुश्मन हैं, जो इस्लाम के नाम पे दंगे फैलाते हैं, जो हिंदुत्व के नाम पे दंगे फैलाते हैं। तो सबसे पहले आप आजमगढ़ में हो, मैं जानता हूँ कि आजमगढ़ ने कितना अत्याचार किया है निर्दोष नौजवानों पे और इन सब चीजों पे। तो वो सारी चीजें वो बहुत निंदनीय है, और वो आपको आजमगढ़ में रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला की जॉइंट मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। भगत सिंह और तमाम उनके साथियों की वो परंपरा को जिंदा रखना चाहिए। और आपको जीवन में जो ज्ञान का रास्ता है, वैज्ञानिक नजरिए का रास्ता है, उसको अपनाना चाहिए। साइंस की दृष्टि से दुनिया को समझना चाहिए, और उसके बाद से जितनी चीजें आप समझ लेंगे उसके बाद से आपके दिमाग के कपाट खुल जाएंगे। तब आप जीवन से प्रेम करना सीखोगे, मनुष्यों से प्रेम करना सीखोगे, देश से प्रेम करना सीखोगे, और देश में कुछ ऐसा समाज बनाने की कोशिश करोगे जो रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला चाहते थे, जो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद चाहते थे। तो ये चीजें नौजवान मित्रों आपको जानने और सीखने की जरूरत है। और धर्म के नाम पे दंगा कराने वालों से, वोट बटोरने वालों से, वोट के लिए खून बहाने वालों से आपको मुक्ति पाना जरूरी है। फिलहाल मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। आपको जो सवाल आगे पूछने हो आप करिए। धन्यवाद। हेलो जी सर, ये कौम के नाम संदेश जी और आज की जटिल सामाजिक परिस्थितियों में जी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिप्रेक्ष्य में क्रांतिकारी आंदोलन और नई पीढ़ी, इस पक्ष को भी जोड़ दें।
हाँ, ऐसा है नौजवान साथियों के जेल में से भगत सिंह ने बहुत कुछ लिखा। उसमें मैंने पूरी जेल नोटबुक लिखी जो भगत सिंह की जेल एग्जाम से जेल में मिलती है, मशहूर है। लेकिन उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण खत लिखे। ये जिसकी मैंने चर्चा की, मैं नासिक की हूँ, ये उन्होंने जेल में ही लिखा था 5 अक्टूबर 1930 को। और जेल फांसी से कुछ दिन पहले उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण लेख लिखे, दस्तावेज लिखे। एक महत्वपूर्ण उन्होंने दस्तावेज है लेटर टू यंग पीपल वर्कर, जो उनका अंग्रेजी में लिखा था नौजवान कार्यकर्ताओं के नाम पत्र। ये 2 फरवरी 1931 को लिखा था उन्होंने। तब उन्होंने कहा था कि जो हमारे देश के नौजवान राजनीतिक कार्यकर्ता हैं उनके लिए कुछ चीजें समझनी बहुत जरूरी है। और उन्होंने उसमें पूरा प्रोग्राम दिया था, पार्टी का प्रोग्राम दिया था, और उसमें बताया था कि ऐसा है कि हमारे देश को, हमारे समाज को खाली अंग्रेजों से ही आजादी की जरूरत नहीं है। हमारे देश को, हमारे देश की जनता, इस देश की जनता, कभी 70% से अधिक जनता किसान जनता थी, गाँव में बसती थी, आज तो जनसंख्या कम हो गई होगी। और मजदूरों का देश है, मजदूरों और किसानों का देश है। धनी लोग, अमीर लोग, उद्योगपति, सामंत और ये जागीरदार, ये तो बहुत थोड़े हैं, मुश्किल से 2-3-4% होंगे। बाकी जनता तो मेहनत करने वाली जनता है। वो किसान है, मजदूर है, शहर में काम करने वाले पढ़े लिखे छोटे बहुत लोग हैं, स्कूल मास्टर हैं, तमाम क्लर्क हैं। ये लोग हैं जो अपना काम करके अपनी जिंदगी में गुजर बसर करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि ये पूरी व्यवस्था जो अंग्रेजों ने बना रखी है, ये शोषण तंत्र पर आधारित है, एक्सप्लॉयटेशन सिस्टम पर आधारित है, जिसमें किसानों का शोषण होता है, मजदूरों का शोषण होता है, दूसरे कामगारों का शोषण होता है। तो इसके लिए ये जरूरी है कि हम लोग सिर्फ अंग्रेजों को नहीं निकालना चाहिए, पूरे शोषण तंत्र को बर्बाद करें, समाज कर दें पूरे एक्सप्लॉयटेशन सिस्टम को। और इसलिए उन्होंने कहा था इस बात से क्या फर्क करता है कि रीडन की बजाय कोई पुरुषोत्तम शक्कर बैठ जाए, या कोई रीडन की बजाय कोई तेल वाला शक्कर बैठ जाए, गोरे की बजाय काला बैठने से फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि बेसिक चीज एक्सप्लॉयटेशन को खत्म करने की है, मजदूर के शोषण को खत्म करने की है, किसान के शोषण को खत्म करने की है। तो आज वो बात सही सिद्ध हो रही है, क्योंकि वो हमारे देश के रीजन और रीजन पे चले गए और ठक्कर और सपू सब बैठ गए। 70 साल से वो जो देश की हालत उन्होंने कर दी है, आज आप देश में सब जगह बड़ी बर्बाद हालत में देश को देखते हो। 2 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं, हर आदमी भूख से मर गया, गरीब आदमी। अरबों करोड़, अरबों तो नहीं करोड़ों लोग झोपड़पट्टियों में रह रहे हैं, महिला लोग खत्म नहीं हो सकी है, अछूत समस्या पड़ी हुई है, दलित वैसे सबके सब बुरी हालत में। पूरे देश की हालत है, उसमें खाली तो 2-3% से बढ़ के जो अमीर लोग थे तो 10% हो गए। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि देखिए अब हमारे देश में 100 अरबपति हो गए। दुनिया से कहा देखिए अब एक महीने हम लोग 20 घरानों की बात करते थे, अब 100 घराने हो। लेकिन साथ में ये नहीं बोलते कि 1 अरबपति बनने में कम से कम 1000 किसानों ने आत्महत्या की है अपनी गरीबी के कारण में इस्तीफा है। तो उसके चलते ये सब दिख रहा है कि ये जो शत्रु और टक्कर बैठे हैं, इन्होंने उनके लिए भी आजादी है और उस पूरे शोषण को अपने हित में इस्तेमाल किया है। थोड़ी सी मिडिल क्लास और पैदा करती जो चर्चा है, जो दोनों के बीच एक बफर का काम करती है। तो इसलिए भगत सिंह ने ये कहा था कि मजदूरों के संगठन बनाना, किसानों के संगठन बनाना, नौजवानों के संगठन बनाना, विद्यार्थियों के संगठन बनाना, इसलिए भी संगठन बनाना, मैंने मेहनत कर लोगों के जन संगठन बनाए और जन संगठन द्वारा जन आंदोलन करने और इनके खिलाफ ये सब एक्शन करने और एक समाजवादी समाज की स्थापना करने, जिसमें ये कारखाने का मालिक कोई एक अंबानी बिरला टाटा ना हो, वो पूरा कारखाना मजदूरों की मिलियत हो, देश की मिलियत हो, देश की पूरी बड़ी बड़ी जमीनें जो जितने हफ्ते बैठे हैं करोड़ों मर्दों, वो सारी जमीनें किसानों की मिलियत हो, जो किसान मेहनत करते हैं उनको उसका हक मिलना चाहिए। न कि जो निचले घरों में बैठे हैं, ऐश मस्ती करते हैं, हवाई जहाजों में बैठ के शादियां करते हैं, ऐसे लोगों को पकड़ के खेतों में काम करने लगे हैं, इनको मेहनत करने लगे हैं,
ये अंबानी को मजदूर का काम करना चाहिए, बैठे कारखाने में काम करें तब इसको खाना मिलना चाहिए। अब जो है अरबों मुकेश अंबानी तो गुलाम अंबानी ढिलकाम अंबानी अरबों खरबों की सबसे लेके बैठे हुए हैं। इस अरबों खरबों में लोगों को मैंने रिश्वत देते हैं, सबको तुरंत कर रखा है। इनको क्या हक है? इसको वैसे ही मजदूरी करनी चाहिए जैसे काम आदमी करते हैं, तो और वो उसी से खाना चाहिए इनको, ये तो मरन होगा। इसलिए ये सब जो है भगत सिंह अगर हिंदुस्तान में इनकलाब करते थे तो ऐसा इनकलाब चाहते हैं कि जिसमें मजदूर और किसान जो है मेहनत कशी सरदारी हो, ना कि सारे अंबानियों की करोड़पतियों अरबपतियों की सरदारी में दूसरों को खून चूस के अपने नहर खड़े करें। तो वो 2 अक्टूबर और 2 फरवरी 1931 का खत यही आपके नौजवान कार्यकर्ताओं का संदेश है कि भाई हम तो चले जाएंगे, हम तो आपको दिलाने आए थे, हम तो शादी कर जाएंगे और बड़े शौक से करेंगे, खुशी करेंगे, लेकिन इसलिए शौक करेंगे ताकि आप लोग जाग के अपने हक हासिल करें। यहाँ तक के ये तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्त कराने लोगों, उठो जागो और अपना हक हासिल करो। तो वो तो आपको उठकर जागकर अपने हक हासिल करना चाहिए। इस देश आपका है, इस देश की जमीन आपकी है, इस देश के कारखाने आपके, ये किसी का वो व्यक्तिगत संपत्ति नहीं। तो भगत सिंह ने यही रास्ता दिखाया था कि अपने दूसरे कब्जा अपने ही मेहनत करने को होना चाहिए। ना तो काले अरबपति को होना चाहिए, ना गोरे अरबपति को। गोरे और काले में फर्क सिर्फ यही है कि गोरे अंग्रेज यहाँ से हमारे मजदूरों का खून पीने की कमाई लुट के अंदर ले जाते थे, उसके अपने समाज में लोगों को सुखा डाल देते थे। और ये काले लोग हिंदुस्तान में रखते हैं और या फिर अमेरिका भेजते हैं, तो फर्क कुछ ज्यादा नहीं पड़ा, बल्कि पहले से ज्यादा बदतर हादसे हो गए हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि अब अपने साथियों से उन्होंने 22 मार्च को बात से पहले ये बात उसकी कहा था कि हम लोग तो चले जाएंगे, लेकिन तुम लोग जिंदा रहोगे, उनके लिए हासिल जगह कहीं है, आप लोगों को संघर्ष करना है। और संघर्ष करना मरने से ज्यादा मुश्किल है। मरना तो एक आदमी जान निकल जाती है, लेकिन जीने वाले आदमी को तुलते कर रहे हो जीना पड़ता है। तो इसलिए आप लोगों के सामने बड़ा कठिन मार्ग है, बहुत मुश्किल मार्ग है जो भगत सिंह ने कहा था। लेकिन अल्टीमेटली दुनिया में यही सब हुआ। भगत सिंह ने सीखा था कि दुनिया में लेनिन ने इनकलाब किया 1917 में रूस में, वो रूस के इनकलाब से सबसे ज्यादा प्रेरित थे। वो चाहते थे जैसा लेनिन ने इनकलाब किया था रूस में, मजदूरों और किसानों ने वहां पे कब्जा कर लिया था पूरे देश पे और मजदूरों की जिंदगी अब तो रूस में पलटी हो गई, तो अब बात दूसरी है। लेकिन जो 1917 में लेनिन ने करके दिखाया वो हिंदुस्तान में भगत सिंह करके दिखाना चाहते थे। इसलिए ये भी कहा जाता है कि अगर भगत सिंह जिंदा रहते तो हिंदुस्तान के लेनिन वही होते। हिंदुस्तान में बहुत सा इनकलाब करके दिखाते जो रूस में लेनिन ने करके दिखाया था। तो इसलिए नौजवान दोस्तों, सबसे जरूरी बात है कि आप भगत सिंह को पढ़ो। भगत सिंह के दस्तावेज हिंदुस्तान की काफी जबानों में मिलते हैं और हिंदी में सबसे ज्यादा मिलते हैं। हिंदी में पूरे दस्तावेज हमने कई रिवायतें छिपवाए हैं। श्री भगत सिंह और उनके साथियों के दस्तावेज, श्री भगत सिंह के संपूर्ण दस्तावेज, श्री भगत सिंह के राजनीतिक दस्तावेज जो नक्शल गुप्ता से छापा है, श्री भगत सिंह दस्तावेजों के आईने में, इसमें 300 पेज में पूरे भगत सिंह के लेखन जो है वो भारत सरकार का ही छापा हुआ है प्रकाशन विभाग से। उसको आप पढ़िए और भगत सिंह को पढ़ के सीधे सीखिए, उनसे मत सीखिए ये जो लाल कच्चे वाले और लाल विक्रम वाले और काले पीले वाले जो कभी भगत सिंह के सिर पे हाथ में पिस्तौल बना देते हैं, कभी उसके सिर पे पीली कभी पहना देते हैं। ये सब भगत सिंह के दुश्मन है। इनमें कोई भगत सिंह को ये विकृत करने में लगे हैं, इसको बिगाड़ने में लगे। तो भगत सिंह को सबसे बेहतर समझने का तरीका यह है कि उसकी अपनी लेखन से समझा जाए। अगर आपके दिल को छुए भगत सिंह का लेखन तो उसके ऊपर अमल करो, और नहीं छुए तो छोड़ दो बस। और किसको पूछना तो पूछे। सर, ये बातचीत पूरी हुई और हम सभी लोग इस व्याख्यान के लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। हम लोगों के पास एक छोटी सी लाइब्रेरी है और उसमें से वीरेंद्र सिंधु की लिखी हुई भगत सिंह की जीवनी का 20 वाला खंड वो पुनर्मुद्रित करके निःशुल्क वितरित किया जाता रहा है और ये दोनों डॉक्यूमेंट ही इनके बीच में सर्कुलेट होते रहे हैं।
एक बार आज की बातचीत के बाद फिर दोबारा सर्कुलेट किया जाएगा। और ये वीरेंद्र संधू की जो किताब है जी, वो है युग दृष्टा भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे जी, वो 1968 से छपी हुई किताब है, राजपाल से अब भी चलती है, बहुत पॉपुलर किताब है। वही सबसे अच्छी किताब है उनके परिवार के जीवन के लिए। बड़ी किताब है 200-250 पेज की, तो वही किताब सबको पढ़नी चाहिए भगत सिंह के परिवार को जानने के लिए। और दस्तावेज तो खैर आपके पास होंगे बहुत सारे रूप में, लेकिन भगत सिंह के जीवन के लिए वो सबसे अच्छी किताब है। जी सर, उसका हम लोगों ने रिप्रिंट निकाला है और सर्कुलेट किया है। अपने आपसे रिप्रिंट निकाला है बीच वाले हिस्से का, भगत सिंह के जीवन के हिस्से का करीब 100 पेज का। अच्छा। और एक उसके साथ अटैचमेंट जोड़ा है गांधी इरविन भगत सिंह। अच्छा। तो उस समय जो कुछ हुआ वो उन लोगों के मूल डॉक्यूमेंट्स को हिंदी में ट्रांसलेट करके S.R. बख्शी की किताब से उसको ट्रांसलेट करके अटैच किया है। आप हमें इसकी कॉपी भेज दीजिएगा। जरूर सर। और इनसे पूछ लीजिए, कोई विद्यार्थी प्रश्न करना चाहते तो करे। हाँ, आप में से किसी को कोई सवाल करना है? किसी का कोई सवाल? हाँ, भगत सिंह मार्क्सवादी थे सर? हाँ, एक प्रश्न है, क्या भगत सिंह मार्क्सवादी थे? भगत सिंह, हाँ, भगत सिंह बिल्कुल मार्क्सवादी थे। वो कहना ये चाहिए कि वो असल में भारत के मौलिक मार्क्सवादी थे, क्योंकि वो मार्क्सवाद के रास्ते पे किसी दूसरे से प्रेरणा लेके या किसी के दूसरे के रास्ता दिखाने पे नहीं चले थे। वो मार्क्सवाद के रास्ते पे अपने अध्ययन के बल पर चले थे। उनके लिए तो रास्ता बहुत कठिन था, आज की तरह हालत नहीं थे। वो द्वारकादास लाइब्रेरी लाहौर में जो किताबें आती थी, भगत सिंह के साथी भगवान दास माहौर ने ये यहाँ तक लिखा है कि वो तो इतने ज्यादा पढ़े लिखे थे कि कार्ल मार्क्स की किताब दास कैपिटल उन्होंने एक बार पढ़ने के दी। हालांकि मुझे बहुत संदेह है, क्योंकि दास कैपिटल तो आज भी लोग नहीं पढ़ पाते, तो इतनी कठिन किताब है इकोनॉमिक्स की। लेकिन आप सोचिए कि उस उम्र में 20-21 साल की उम्र में, आपसे भी हो सकता है कि कम की उम्र हो उनकी, तो उस वक्त वो इतनी कठिन किताब का अध्ययन कर रहे थे। तो मार्क्सवादी वो निश्चित रूप से थे और मौलिक रूप से भारतीय मार्क्सवादी थे। धन्यवाद सर। तो ठीक है गिरिजा जी, आपकी तरफ से कुछ और किसी को पूछना तो ठीक है, नहीं तो फिर हम रखें। हाँ, तो ठीक है, आप ये किताब हमें भेज दीजिएगा। जी सर, एक सवाल और आने जा रहा। हाँ जी बताइए। आपकी पुस्तक भगत सिंह के संपूर्ण दस्तावेज में जो क्रांतिकारी कार्यक्रम का मसौदा आपने छापा है, उसमें जो रोमेनियन स्टेट के बारे में भगत सिंह लिखा है, जो 29 दिसंबर 1929 की आधी रात तक रोमेनियन स्टेट प्राप्त करने के लिए इंतजार कर रहे थे, उसके बारे में क्या कहें? ये भगत सिंह के दस्तावेज वाली आपकी किताब में डोमेनियन स्टेट के बारे में जो उन्होंने लिखा है जी, उसके बारे में पूछना चाहते थे। ये कहे, वो भगत सिंह ये बताना चाहते थे कि राजनीति में समझौता कोई कलंक नहीं, राजनीति में बहुत बार समझौते भी करने पड़ते हैं। वो ये उदाहरण देके बता रहे थे कि मान लीजिए आप 16 आने के लिए लड़ते हो, तो 16 आने के लिए लड़ते लड़ते आपको एक आना मिल जाता है, फिर एक आना ले लेते हो और फिर अपनी बाकी लड़ाई शुरू कर देते हो। लेकिन उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तो हालत ये है, मैंने 16 आने इसलिए कहा कि उन दिनों 1 रुपए में 16 आने होते थे, तो 1 रुपए में 16 आने देने लगा कि आप पूरे रुपए की लड़ाई लड़ते हो, माने पूरी मंजिल की लड़ाई लड़ते हो। लेकिन वो पूरी मंजिल की लड़ाई लड़ते लड़ते आपको उसका 16वां हिस्सा मिल गया, तो आपने मान लिया समझौते में, लेकिन फिर बाकी हिस्से के लिए फिर लड़ाई शुरू करते हैं। तो उन्होंने कांग्रेस के ऊपर ये चुटकी ली थी कि उन्होंने कहा था कि वो तो लड़ाई जो लड़ते हैं, जब वो डोमिनियन स्टेट मांगते हैं, तो उसको तो 16 आने में से मांगते ही एक आने, मैंने लड़ाई ही एक आने की लड़ते हैं। तो कहते लड़ना तो 1 रुपए के लिए चाहिए ना, जब आप एक आने के लिए लड़ेंगे तो आपको 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। असल में ये नए लोग हैं, ये आने और वो रुपए की पुरानी चीज नहीं जानते, माने इनके लिए रुपए में 100 पैसा और वो वाला शिक्षा है, इनको समझाने के लिए ये है कि वो लोग
₹1 के एक मतलब वो भगत सिंह कहते थे कि हम लोग क्रांतिकारी जो है वो ₹1 के लिए लड़ते, माने पूरी मंजिल के लिए लड़ते, और पूरी मंजिल के लड़ते लड़ते अगर हमें थोड़ा बहुत तो समझौता करना भी पड़े कभी, मान लीजिए उसमें से हमें 1 आने की भी हासिल हो गया तो हम समझौता कर सकते हैं, लेकिन फिर अगली अगली लड़ेंगे 15 आने के लिए। लेकिन कांग्रेस वालों को हासिल क्या होगा, क्योंकि वो मांग ही 1 आना रही, जो रुपए में 1 आना मांगेगा, मैंने किसी को ₹1 उधार दिया, अब मैं कह रहा हूँ भैया मेरा तुम्हें 1 आना ही वापस कर दो, तो वो 1 आना वापस क्यों करेंगे? अगर आप ₹1 दिया है उधार तो फिर ₹1 ही मांगोगे। अंग्रेजों ने हमारे पूरे मुल्क पे कब्जा किया, हम कह रहे हैं हमें थोड़ा सा दे दो, तो हम थोड़ा सा देने के लिए अगर लड़ेंगे तो वो क्यों देगा? अगर हम पूरा मांगे तब जाकर थोड़ा सा देगा वो, तो ये उसका मतलब था। अगर इनको नहीं स्पष्ट हुआ तो उससे पूछ लीजिए, तो मैं इसको और एक्सप्लेन करूँ। नहीं, स्पष्ट है सर। जी जी जी। वो किताब हम लोग कोई यहाँ से दिल्ली जाएगा तो उसके हाथ से भेजेंगे, या दिल्ली के साथी नौजवान जो यहाँ से दिल्ली जा करके पढ़ लिख रहे हैं, देखिए वो के पास प्रकाशन विभाग जो है वो लोधी अप्रति वो है, उसको सब जानते हैं, सरकारी विभाग है वो जी। वो शहीद भगत सिंह दस्तावेजों के आईने में, फिर उनके यहाँ अपने कोई शोरूम भी होगा वहीं पे, जी। तो वहीं से उनको मिल जाएगी, वो दिल्ली में जो भी रहता हो, जो भी जाता हो। आजमगढ़ के नौजवान दिल्ली में है जो संपर्क हाँ, तो वो उनसे कहिए प्रकाशन विभाग लोधी रोड पे है जी, तो वहाँ से वो जाके ले आए। जी। सस्ती किताब है, ₹200 के आसपास की किताब है। ठीक है सर। और ये जो हम लोगों ने भी छापा है, इसकी प्रति भी आपके हाथ उन्हीं लोगों के माध्यम से पहुंचवाऊंगा। जी जी जी, ठीक बात है। थैंक यू सर। अच्छा, नमस्कार। नमस्कार।